नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 2। इसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। बच्चों ये थ्योरी का चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? पूरी थ्योरी है इसके अंदर। सामने देखो, पिछले चैप्टर का नाम था सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो मैंने उसमें तुम्हें बैलेंस शीट बनाना, एक चीज़ पढ़ाई मैंने तुम्हें स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, एक चीज़ पढ़ाई बैलेंस शीट, और एक चीज़ पढ़ाई नोट्स टू अकाउंट। ये 3 चीज़ें पढ़ाई, और इसके साथ साथ मैंने एक कंसेप्ट बताया आपको ऑपरेटिंग साइकिल का। ये मैंने इस चैप्टर में पढ़ाया तुम्हें। अब मैं तुम्हें बताता हूँ एनालिसिस का मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ बना देना इनफ नहीं है, उन्हें रिव्यू करना भी ज़रूरी है। सिर्फ बना देने से तो हमें यह पता चल गया नेट प्रॉफिट कितना है, लेकिन हमें उसे रिव्यू करना भी आना चाहिए, उसे एनालिसिस करना बोलते हैं। जैसे बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे पास कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करने को आया, तो याद है मैं क्या एनालाइज करूँगा? मैं देखूंगा कि इस कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है एज कंपेयर टू सेल। तो मुझे पता चला इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 10 लाख है, जबकि इस कंपनी की जो सेल है वो 1 करोड़ है। तो 10 लाख अपॉन 1 करोड़ करूँगा तो ये कितना आएगा? 10%। तो इसका ये मतलब हुआ कि इस कंपनी की नेट प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी लो है। कौन सी प्रॉफिटेबिलिटी? लेकिन इसी कंपनी का मैंने ग्रॉस प्रॉफिट देखा, तो ग्रॉस प्रॉफिट इस कंपनी का 40 लाख है, और सेल तो 1 करोड़ ही है। तो इसको भी इंटू 100 करूंगा तो कितना आएगा? 40%। इसका क्या मतलब हुआ कि इस कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट तो बहुत अच्छा है, 40% है, लेकिन नेट प्रॉफिट कितना है? 10%। मतलब इस कंपनी के इनडायरेक्ट एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है। तो मैं अपनी रिपोर्ट में लिख के दूंगा कि कंपनी का ग्रॉस मार्जिन तो अच्छा है, लेकिन नेट मार्जिन अच्छा नहीं है। तो कंपनी को अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। तो ये मैंने उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या करके दिया? एनालिसिस। इसे बोलते हैं एनालिसिस करना। तो एनालिसिस का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अलग अलग पैरामीटर्स के हिसाब से रिव्यू करना और अपना जजमेंट उसके ऊपर प्रकट करना। अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पैरामीटर्स के बेसिस पे उसे क्या करना? रिव्यू करना और उस पर अपना जजमेंट देना। क्या देना? अंडरलाइन करो। जॉन मेयर्स की भाषा में फर्स्ट पेज जो है आपका, उस पे लिखा हुआ है, टिक करो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस is largely a study of relationship among various factors disclosed by single set of statement. Disclosed by तो एक स्टेटमेंट के अंदर जितने भी फैक्टर्स हैं उनकी आपस में क्या रिलेशनशिप है, उसको क्या करना? रिव्यू करना। जैसे मैंने कहा कि आपकी सेल तो अच्छी है 1 करोड़, लेकिन आपका नेट प्रॉफिट कितना है? सिर्फ 10 लाख। तो इसका मतलब आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस बहुत ज़्यादा। मान लो जीपी भी कम ही होता, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें जीपी भी कम होता है, जैसे लोहे का बिजनेस। लोहे के बिजनेस में आपका ग्रॉस प्रॉफिट बहुत कम है। कोई है यहाँ पे किसी के पापा लोहे के बिजनेस में है? ठीक है, नहीं है। लोहे के काम में किलो के हिसाब से लोहा आता है और ऑलमोस्ट रेटें सेम चलती है, तो उसमें मार्जिन बहुत ही कम है, उसमें सेल बहुत ज़्यादा होती है। जैसे जो कोई लोहे का काम कर रहा है ना, तो करोड़ों की सेल उसके लिए साधारण बात है। वो बोले यार मेरा टर्नओवर 10 करोड़ का है, तो आपको 10 करोड़, ऐसे अचंभित होने की ज़रूरत नहीं है। 5-10 करोड़ के टर्नओवर लोहे के काम में साधारण बात है, क्योंकि मार्जिन बहुत कम है। वहाँ रुपए 8 आने में धंधा करते हैं। ऐसे ही जनरल स्टोर वाले के लिए भी सेल कोई बड़ी बात नहीं है, सेल तो कर लेगा, वो भी रुपए 8 आने में बेचता है। अभी आपने कोई शक्कर ली 42 रुपये किलो है, तो 42 रुपये पूरे लेगा, आप 40 नहीं डाल सकते। अरे 2 रुपये तो छोड़ दे यार। वो कहेगा भैया ये 2 रुपये भी मुझे नहीं बच रहे, 1 किलो पे 8 आने 1 रुपया बचता है मुझे, तो मैं 2 रुपये कैसे छोड़ दूँ? याद है ना, बराबर डलवाएगा। तो आपको अलग अलग फैक्टर के हिसाब से
उन पैरामीटर्स के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करना आता चाहिए, उसे एनालिसिस बोलते हैं। अब इस चैप्टर में मैं आपको 2-3 टॉपिक पढ़ाऊंगा। पहला, इसके ऑब्जेक्टिव्स, एनालिसिस क्यों करते हैं, फिर इसके यूजर्स, आज मैं एनालिसिस करूंगा तो इसे यूज कौन करेगा, इसके यूजर कौन है, फिर इसके फायदे क्या है एनालिसिस करने के, और फिर इसके डिसएडवांटेज, नुकसान क्या है। ये 4 अलग अलग चीजें मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले यूजेस दे रखे हैं, यूजर्स दे रखे हैं, टाइप्स ऑफ एनालिसिस, सॉरी ये यूजर नहीं है, तुम्हें टाइप्स है, अंडरलाइन करो, टाइप्स ऑफ एनालिसिस। ये कितने तरीके से होता है, एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। ठीक है, ये पहला ऐसा चैप्टर है जो आज शुरू हो गया, आज ही खत्म हो जाएगा। ये 4 टॉपिक है, 1 2 3 4, जिसमें भी ऑब्जेक्टिव में तो एडवांटेज के पॉइंट मिक्स है और इसके जो लिमिटेशन है, डिसएडवांटेज है, वो थोड़े ज़्यादा है। चलो ध्यान से सुनना। पहला, 2 तरीके से ये एनालिसिस होता है, अंडरलाइन करो, एक्सटर्नल और इंटरनल। कितने तरीके से होता है, ठीक है। फर्स्ट 2 लाइन टिक कर लो। एक्सटर्नल में ये एनालिसिस आउटसाइडर करते हैं। आउटसाइडर कौन, इन्वेस्टर, बैंक, क्रेडिटर, गवर्नमेंट, अंडरलाइन कर लो। और इंटरनल में ये एनालिसिस आपके घर के लोग करते हैं, जैसे आपका वेंडर तो बाहर का हो गया, आपके एम्प्लॉय, आपका ऑनर, आपके शेयर होल्डर, ये इंटरनल होते हैं। तो एनालिसिस 2 लोग करते हैं, एक एक्सटर्नल बाहर के लोग और एक इंटरनल अंदर के लोग, अंडरलाइन कर लो। ठीक है, अब इंटरनल में फिर 2 तरह का एनालिसिस है, एक है हॉरिजॉन्टल और एक है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के लिए एक चैप्टर पढ़ाऊंगा तुम्हें, देखो इसमें दे रखा हो तो बोल्ड कर देना। डायनेमिक एनालिसिस तो इसका दूसरा नाम है। इसके लिए एक चैप्टर पढ़ाऊंगा कंपैरेटिव स्टेटमेंट, टिक कर लो। और इसके लिए एक चैप्टर पढ़ाऊंगा कॉमन साइज स्टेटमेंट। जल्दी एक नंबर में ये चीज़ें आ सकती है, बस जल्दी से सुन लेना क्या होता है ये। पहले तो हमारे बिजनेस के जो बाहर के लोग हैं, अगर वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करेंगे तो वो एक्सटर्नल एनालिसिस है। हमारे बिजनेस के, जैसे आज मुझे अपने बीसीसी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने हैं, मुझे देखना है कि यार हमारी सेल कितनी है, हमारे खर्चे कितने हैं, हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने हैं, किस बेस से हमारा कितना रेवेन्यू आता है, ये हमें करना है एनालिसिस, तो इंटरनल हो गया। और यही एनालिसिस हमारे बेहाफ पे सरकार करे, क्योंकि सरकार को देखना हो कि आप टैक्स बराबर दे रहे हो नहीं दे रहे हो, इनकम टैक्स अथॉरिटी को देखना हो, तो वो जो एनालिसिस करेगी वो एक्सटर्नल है और हम करेंगे वो। अब हम 2 तरीके के एनालिसिस करेंगे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल को याद रखना डायनेमिक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और इसको स्टैटिक भी बोलते हैं। जल्दी सुन लो, हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, सामने देखो। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में आप 2 या 2 से अधिक साल के डेटा को रिव्यू करते हो, 2 या 2 से। कॉमन साइज में आप 1 ही साल के डेटा को रिव्यू करते हो, ये फ़र्क है दोनों में। अब हॉरिजॉन्टल क्यों है इसका नाम, ये ऐसे चलेगा, ऐसे क्यों चलेगा, 15, 16, 17, 18 सबको रिव्यू करूँगा। और दूसरा वाला वर्टिकल क्यों है, 2016 का ही देखूँगा, 2017 का ही देखूँगा, 2018 का ही देखूँगा। तो बोलो मेरे साथ, when 2 or more years data is analyzed, it is called horizontal analysis. It is also called dynamic analysis. In this type of analysis, we prepare comparative statement. When only 1 year's data is reviewed, it is called vertical analysis. In this type of analysis, we prepare common size statement. ये कौन सा चैप्टर है हमारा, चैप्टर 2। इससे पहले फर्स्ट पढ़ा था,
अब ये कंपैरेटिव के लिए पढ़ेंगे चैप्टर 3 और कॉमन साइज के लिए पढ़ेंगे चैप्टर 4। तो इसमें डिटेल में बात करेंगे क्या होते हैं। चलो आगे आओ। ये इसके टाइप्स हो गए। कितने टाइप्स है? एक्सटर्नल, इंटरनल में फिर 2 है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये पूरी चीज़ आपको ऑब्जेक्टिव्स में आ सकती है, याद रखना। अब बाकी का थ्योरी शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स अगला टॉपिक। इसमें ना पूरे पॉइंट को 10-10, 12-12 पॉइंट याद नहीं रखने आपको। कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा? 3 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तो 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। अब ये मैं अभी आपको बता नहीं रहा हूँ, पहले आपसे पूछूंगा। चल गुरदीप बता, आज मेरे को मेरे बीसीसी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिव्यू करने हैं, एनालाइज करना है। मेरी सेल कितनी है, मेरा नेट प्रॉफिट कितना है, मेरे खर्चे कितने हैं, किस बेस से मैं कितना कमाता हूँ। तो मैं बैठे बैठे ये एनालिसिस कर रहा हूँ। तो व्हाट आर माय ऑब्जेक्टिव्स तेरे हिसाब से? क्यों कर रहा हूँ मैं ये? वेरी गुड, टू जज दी परफॉर्मेंस। क्या देखने के लिए? आज आप इतने साल से पढ़ा रहे हो और मान लो ये एनालिसिस करके मुझे ये पता चला कि मेरी कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही है। जैसे हमने 2 साल 3 साल पहले हमने बीकॉम मन किया। क्यों बीकॉम मन किया? क्योंकि हमें ये पता चला कि यार बीकॉम में जितनी मेहनत हम करते हैं उस हिसाब से रिटर्न नहीं मिलता हमें। और दूसरा, यहाँ पे बीकॉम का स्कोप भी बहुत कम होता जा रहा है, कम बच्चे लेते हैं, जो लेते हैं वो भी हम प्रैक्टिकल पढ़ाते हैं, वो थ्योरी करके आ जाता है। जैसे एक चैप्टर है ब्रांच, समझ लो, अब मैंने ब्रांच की पूरी अकाउंटिंग करा दी, उससे प्रैक्टिकल चैप्टर है। लेकिन बीकॉम में इन्होंने ऐसा पैटर्न कर दिया, एक प्रैक्टिकल थ्योरी, एक प्रैक्टिकल देंगे, एक थ्योरी देंगे चॉइस में, तो बच्चा थ्योरी अटेम्प्ट कर लेता है। अब चॉइस में क्या आता है, उसकी एंट्री आ जाती है, अमाउंट कुछ भी नहीं लिखना, रट लेता है वो। तो फिर मेरी जान जलती है कि मैंने साल भर इसको प्रैक्टिकल पढ़ाया, हार्ड से हार्ड इलस्ट्रेशन कराए, और ये तो थ्योरी करके आ गया वहाँ। तो हमने कहा यार ये तो बेकार है, मतलब ही नहीं है, तो हमने बंद कर दिया। ठीक है, तो फिर मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं कि बीकॉम में हमारी एक्सपर्टीज़ वेस्ट हो रही है एक तरीके से। हमारा टाइम भी दे रहे हैं, रेवेन्यू भी कम है, और बच्चा भी इस तरीके से जो आ रहा है वो इसी तरीके का पेपर अटेम्प्ट कर रहा है। हमने सोचा कभी अगर यूनिवर्सिटी अपना लेवल बढ़ाए, अब यही बीकॉम अगर बच्चा डीयू से करता है, एमयू से करता है, तो वहाँ पे बीकॉम का भी अपना एक स्तर होता है। वहाँ बीकॉम की क्लासेस में 1.5 बच्चा आता है दिल्ली वगैरह में, क्योंकि इतना लेवल होता है वहाँ पे। अच्छा पढ़ाते हैं, कॉलेज में भी अच्छा पढ़ाते हैं, कॉलेज में समझ नहीं आता तो बच्चे को क्लासेस करनी पड़ती है शाम को, वो पूरी कोशिश करता है अच्छे से अच्छा उसका परफॉर्मेंस रहे साल भर में। तो वो उस तरीके से मैं कॉलेज जब तक अपना लेवल नहीं बढ़ाएगा, अपन तो क्या ही कर लो, कुछ नहीं कर सकते, कॉलेज को लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तो इसीलिए परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हैं अपन, एनालिसिस करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू करने के लिए, जज करने के लिए। हाँ तू बोल पृथ्वी, और क्या कारण हो सकते हैं एनालिसिस करने के? फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए, प्रॉफिट कितना है, और दूसरी किसी कंपनी से कंपेयर करने के लिए। हाँ, पेइंग कैपेसिटी के लिए कि मैं अपने वेंडर को टाइम पे पैसे दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, लोन का रीपेमेंट कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। वेरी गुड बेटा, पेइंग कैपेसिटी पता करने के लिए। और हाँ क्या? हाँ, अगर हमें पता चल जाएगा कि हम कहीं पे एक्सपेंसेस ज़्यादा कर रहे हैं तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। यही सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, पढ़ो। पहला, टू मेजर द अर्निंग कैपेसिटी, ये तुमने बोला अभी, क्या मेजर करने के लिए? अर्निंग कैपेसिटी मेजर करने के लिए। अब इसके अंदर का रटने मत बैठ जाना, टू मेजर द प्रॉफिट और अर्निंग कैपेसिटी। सेकेंड, ये अभी तुम लोगों ने कहा टू मेजर सॉल्वेंसी, किसके लिए? टू मेजर, अगर आज आप सॉल्वेंसी नहीं देखोगे, आज हम लोगों को कभी कोई लोन लेना होता है, कोई भी चीज़ लेनी होती है, तो हम पहले अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिव्यू करते हैं। हम लोग हमेशा लोन, कोई भी कर्जा लेते हैं किसी भी काम के लिए, कोई इन्वेस्टमेंट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, हम अप्रैल के बाद लेते हैं। अप्रैल में हमारा बच्चा एनरोल हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि बच्चा एनरोल होने के बाद कितनी फ़ीस देगा, हमारे बैच बन जाते हैं, हम हमारे सारे खर्चे हटाते हैं, उसके बाद हम लोन लेते हैं ताकि हम हर महीने उसकी इंस्टॉलमेंट टाइम पे बढ़ सके। जब तक हमारे को लगता है हमारी सॉल्वेंसी पोजीशन इस साल टाइट है या कुछ है, तो फिर हम उस समय कोई भी इन्वेस्टमेंट या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करते जिससे हमारा बिजनेस में भी ध्यान यहाँ भी ना लगे और फिर वहाँ पे भी कबाड़ा हो जाए। टू मेजर द सॉल्वेंसी। नेक्स्ट, टू मेजर द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। ये देखो, ये देखने के लिए कि आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है।
जैसे एक कंपनी है, पहले भी बताया था, आईटीसी। ये आईटीसी कंपनी जो है ये सिगरेट्स बनाती है। इसके 5 स्टार कैटेगरी के होटल थे। ये एक्सपोर्ट का बिजनेस करती है। एक्सपोर्ट भी किसका? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का। और ये दूसरी एफएमसीजी में भी है। अब इसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू किया 1-2 साल पहले और इसको लगा 5 स्टार के होटल काम नहीं कर रहे हैं सही से, तो इसने अपनी पूरी चेन किसी को बेच दी। आईटीसी के बहुत बड़े बड़े होटल हुआ करते थे, अभी भी होंगे, अगर वो जिसको बेचे वो चला रहा होगा तो, बहुत बड़े बड़े और 5 स्टार होटल थे। ज़बरदस्त सुविधाएं मिलती थी आपको, ठीक है। पैसा भी 5 स्टार होटल है वैसा ही रहेगा, लेकिन कोई लेता ही नहीं था। इनके 5 स्टार होटल से सिर्फ 2% रेवेन्यू आता था। मतलब अगर आईटीसी 200 रुपये की सेल कर रही है, सेल बोल रहा हूँ, प्रॉफिट भी नहीं बोल रहा, सेल, तो उसमें से 2 रुपये की सेल कहाँ हो रही है? और बाकी इन तीनों से मिला के बोलो 98। इसलिए इन लोगों ने अपना होटल का बिजनेस किसी को बेच दिया, ठीक है। अब आगे देखो, टू मेजर द अर्निंग कैपेसिटी, टू मेजर द सॉल्वेंसी, टू मेजर द फाइनेंशियल स्टेट। एक और याद कर लो, टू मेक द कंपैरेटिव स्टडी। अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करते हैं किसी और के साथ, क्या करने के लिए? वैसे कई बार कोई टीचर का, बच्चों का, माँ बाप का ये मानना होता है कि हमें किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, हमें अपना देखना चाहिए। बट मैं ये मानता हूँ कि एक हेल्दी कंपैरिजन और हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। हेल्दी, कट थ्रोट नहीं। आपस में भी आपका कंपैरिजन हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बच्चे देख रहा है यार ये भी रोज़ आता है, मैं भी रोज़ आता हूँ, ये भी पूरा बराबर सुनता है, मैं भी सुनता हूँ, इसके इस बार 30 में से 30 आए, मेरा 28 ही आए, क्या दिक्कत है? अपन कई बार कॉपी देते हैं, कंपेयर करते हैं, सर आपने मेरा नंबर यहाँ पे काट लिया, इसको तो पूरे दिए, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, वो सही किया आपने। उसमें मेरी गलती है या किसी भी चेकर की गलती है तो वो सही करेगा उसे, क्या बात है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ये कंपैरिजन एक हेल्दी कंपैरिजन, कट थ्रोट नहीं, उसके क्यों आ गए, ठीक है, उससे जेलसी हो गई, ये हो गई, वो, ऐसा नहीं। तो कंपैरिजन क्यों करते हैं हम? ये देखने के लिए कि हमारे कॉम्पिटिटर के सामने हम कहाँ स्टैंड करते हैं, उसकी सेल कितनी है, हमारी सेल कितनी है, उसका नेट प्रॉफिट कितना है, हमारा कितना है, बस ये देखने के लिए। तो जल्दी जल्दी बोल दो, क्यों है करते हैं हम ये एनालिसिस? 4 चीज़ों की वजह से। नंबर 1 क्या? टू मेजर प्रॉफिट, अर्निंग कैपेसिटी। सेकंड, टू मेजर सॉल्वेंसी। इसमें लोन वाली बात लिखना, इसमें प्रॉफिट वाली बात लिखना, एक एक पॉइंट पकड़ लेना। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, इसमें ये देखना कि अगर मैं अलग अलग सेक्टर में बिजनेस कर रहा हूं तो मेरा कौन सा सेक्टर अच्छा है और कौन सा सेक्टर खराब है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। और लास्ट, कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए, ठीक है। बस 4 याद रखोगे आप, आगे आ जाओ इसके एडवांटेज। चलो अब इसके फायदे देखो, सुनो मेरी बात बच्चों, यहां देखो, एक मैं एनालिसिस करूंगा तो मेरे लिए तो फायदा है ही। तो पहले पॉइंट में दे रखा है मैनेजमेंट, मेरे को तो करना ही है एनालिसिस, मुझे देखना है मेरा कौन सा सेक्टर अच्छा काम कर रहा है, मुझे देखना है मैं प्रॉफिट में हूँ कि नहीं हूँ, मेरे रेवेन्यू सही है कि नहीं है। तो मैनेजमेंट एनालिसिस करे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो करेगा ही। तो पहला तो किसके लिए फायदेमंद होता है? बाकी के पॉइंट अच्छे से सुनते जाना, सब में एक एक नई बात बताऊंगा। सेकंड, मैनेजमेंट करते हैं हम इन्वेस्टर के हिसाब से। किसके लिए करते हैं? ताकि इन्वेस्टर को ये पता चले कि आपने जिस बिजनेस में उसका पैसा लगाया है वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं, उसे अच्छा डिविडेंड मिलेगा कि। जैसे मैं अक्सर तुम्हें कहता हूँ, शेयर मार्केट में इंडिया में लोग अंधाधुन पैसा लगा देते हैं, अक्लमंदी से पैसा। आज कुछ ऐसे अंडररेटेड शेयर्स है और कुछ ऐसी अंडररेटेड कंपनीज है कि अगर हम ढंग से एनालिसिस करें तो उन कंपनियों के बहुत कम दाम में शेयर खरीद के 4-6 महीने में हमारी वेल्थ को बढ़ा सकते हैं, अगर हमें थोड़ा सा एनालिसिस करना है तो। लेकिन हम तो क्या करते हैं, भेड़ चाल में चलते हैं, जो सब ले रहे हैं वो हम ले लेते हैं, सब म्यूचुअल फंड करा रहे हैं हम करा लेंगे, हम उसका जरा सा भी एनालिसिस नहीं करते। जबकि एक इन्वेस्टर को करना चाहिए, सो दैट उसे पता चले उसे डिविडेंड कितना मिलेगा और उसके शेयर्स पे उसे कितना कैपिटल गेन होगा। क्या होगा? कैपिटल गेन मतलब उसकी नेटवर्थ कितनी बढ़ेगी। एक तो हर साल उसे डिविडेंड कितना मिलेगा और एक शेयर का वैल्यू आगे कितना बढ़ सकता है, ये देखने के लिए उसे क्या करना चाहिए? एनालिसिस।
ठीक है। नंबर 3, क्रेडिटर को एनालिसिस करना चाहिए। किसको करना चाहिए? क्रेडिटर को। चलो खनक, क्रेडिटर क्यों एनालिसिस करेगा? क्रेडिटर समझती है ना कौन है? कौन होते हैं क्रेडिटर? जिनको हमें पैसे देने हैं, वो क्यों एनालिसिस करेगा? वेरी गुड, हमारी क्रेडिट वर्दीनेस है कि नहीं है। क्रेडिटर इसलिए एनालिसिस करेगा ताकि वो माल देने से पहले देख लेगा कि हम चुकाने में सक्षम है, तो वो भी एनालिसिस करेगा। अब देखो, ये सब लोग जो एनालिसिस करेंगे ना, जरूरी नहीं है ये P&L बैलेंस शीट बनाने बैठ जाए, इनका अपना तरीका होगा एनालिसिस करने, भले जैसे भी करें, बट हमें करना चाहिए। हम ये कह रहे हैं, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिए, नेट प्रॉफिट निकाल लिया, अब सामने वाला उसे रिव्यू करे, जज करे, ठीक है। और ये एनालिसिस करना भी एक आर्ट है, एक कला है। आपको 3600 अकाउंटेंट मिल जाएंगे घूमते हुए जो P&L बना के दे देते हैं, वो B.Com पास होते हैं। एक चार्टेड अकाउंटेंट में और एक अकाउंटेंट में क्या फ़र्क है? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हाथ में लेकर, ठीक है, उसकी परिस्थिति बता देगा कि वो कहाँ है, वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, उस इंडस्ट्री में उसको कहाँ होना चाहिए और वो कहाँ है। ये फ़र्क है एक चार्टेड अकाउंटेंट और एक अकाउंटेंट में। अकाउंटेंट आपको प्रॉफिट एंड लॉस, टैली पे अकाउंटिंग करना क्या है, यानी कितने तुम लोग ही कर सकते हो। तुम्हें मैं 12th के बाद 3 महीने का टैली का कोर्स कराऊं तो तुम सब P&L बैलेंस शीट बना सकते हो। मैं तुम्हें असाइनमेंट दे दूं, तुम घर से ही बना के ले आओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सेल परचेज के बिल दे दूंगा, सब दे दूंगा, तुम्हारे घर पे कंप्यूटर है। सही बता रहा हूँ, ऐसे कहने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे में वो अभी वो स्किल डेवलप नहीं हुई कि तुम 12th के बाद एनालिसिस करना सीख जाओ। 12th में तुम P&L बना सकते हो, बैलेंस शीट बना सकते हो, तुम बैलेंस शीट को टैली भी कर सकते हो, जैसे तुम कॉपी में करते हो वैसे तुम रियल लाइफ में भी कर सकते हो, बट अभी तुम्हारे अंदर एनालाइज करने की कला नहीं आई है। वो जैसे जैसे आप आगे कोर्सेज करोगे तो आएगी आप में, समझ गए? तो किस किस को एनालिसिस के लिए ज़रूरत पड़ती है? एडवांटेज किसके लिए है? मैनेजमेंट, इन्वेस्टर, क्रेडिटर। दो एक और देख लो। क्रेडिटर क्यों करेगा? पेइंग कैपेसिटी देखने के लिए। इसके बाद गवर्नमेंट होगा, गवर्नमेंट का तो तुम्हें पता ही है, टैक्स। आप टैक्स बराबर दे रहे हो कि, इसीलिए इनकम टैक्स वाले आपके एनालिसिस करवाते हैं, आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगते हैं। नहीं तो हम लोग इनकम टैक्स का रिटर्न भरते हैं, तो उस रिटर्न में मैं बोल दूं मेरा इतना प्रॉफिट है और इतने प्रॉफिट में मेरा इतना टैक्स है, बस वो लोग मान लेंगे? नहीं मानेंगे। वो लोग मुझसे पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगते हैं, वो लोग रिव्यू करते हैं, जज करते हैं, देखते हैं, और फिर हर साल इनकम टैक्स में 2 से 3% केस स्क्रूटनी में आते हैं। ये बात याद रखना। किस में आते हैं? स्क्रूटनी। मतलब अगर मान लो मैंने अपना टैक्स भर दिया 50,000, इसने आने भर दिया 5 लाख, हो सकता है इसने यहाँ को इनकम टैक्स से नोटिस आया है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें रॉन्ग लगे हैं, हम आपका इन्वेस्टिगेशन करेंगे, चेक करेंगे, रिव्यू करेंगे, जबकि मैंने तो 50,000 ही टैक्स दिया, इसने आना तो 5 लाख दिया है। 3% केस हर साल इनकम टैक्स रैंडमली उठाता है रिव्यू करने के लिए। 97 बच के निकल जाते हैं, 3% को धराई में लेती है। उनके क्या बेसिस है वो सब वो जानते हैं। आगे चल के पढ़ोगे सीए वगैरह में कि किन बेसिस पे इनकम टैक्स केस उठाता है। चलो, और सीए को पता है कि वो किस बेसिस पे उठाता है, तो सीए उसी हिसाब से उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सेट करता है। लेकिन ये उसी के होंगे जिसकी ऑडिट होती है। अब जो ऑडिट नहीं करा रहा है, ऑडिट ऐसे सीए से करा ली जिससे कुछ गलती कर दी, तो इनकम टैक्स को पता है गलती कहाँ पकड़नी है, और फिर नोटिस आएगा, फिर आप जाओगे, फिर नोटिस खेलोगे, फिर देखते हैं कहाँ पे मामला किस सेट होता है। और लास्ट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं किसके लिए? कौन आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में? बैंक। बैंक क्यों? तो कि बैंक भी ये देख सके कि हमारी क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है। क्या कैसी है? हम ब्याज टाइम पे दे सकते हैं कि, हम इंस्टॉलमेंट टाइम पे दे सकते हैं कि? जल्दी जल्दी देख लो किसके लिए एडवांटेजेस है, ये क्यों बनाना चाहिए? मैनेजमेंट के लिए। सब में नई बात याद रखना, मैनेजमेंट को क्यों? प्रॉफिट के लिए, अर्निंग कैपेसिटी के लिए, सॉल्वेंसी के लिए। मैनेजमेंट को तो हर चीज के लिए बनाना है। दूसरा, इन्वेस्टर को क्यों? डिविडेंड के लिए। तीसरा, क्रेडिटर, पेइंग कैपेसिटी, कि वो जो आपको माल दे रहा है आप उसका पेमेंट चुका पाओगे कि? चौथा, गवर्नमेंट को क्यों? टैक्स के लिए। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब बैंकों को क्यों? इंटरेस्ट के लिए, लोन के रीपेमेंट के लिए। ठीक है। अब लास्ट चीज, एक हो गया ऑब्जेक्टिव,
एक हो गए इसके टाइप्स, एक हो गया एडवांटेज, और लास्ट चीज दे रखी होगी इसके लिमिटेशंस। क्या दे रखे होंगे? जिसे डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं। अब है ना, पहले तुम टॉपिक को समझ लो। दिख रहा है क्या? लिमिटेशन का ये मतलब नहीं है कि आप एनालिसिस करो उसका कोई नुकसान है, गलत मतलब मत निकाल लेना। लिमिटेशन का ये मतलब है कि जो एनालिसिस आप कर रहे हो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, अड़चनें आ सकती है। दोनों में फर्क समझे तुम? एक लिमिटेशन तो क्या हुआ, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि अरे यार इसने यहाँ तो क्या बैठे बैठे एनालिसिस करती रहती है, मोबाइल खोल के बैठ जाती है, इसमें देखती रहती तेरे ऐप पे मार्क्स कितने हैं, वो चार्ट देखती रहती दिन भर, इसमें अच्छे आए इसमें कम आए, क्यों करती है ये सब पागल? ये एनालिसिस करने का कोई फायदा नहीं, नुकसान है, इसके नुकसान मत करा कर। तो मैं ये नुकसान नहीं है, उस सेंस में नुकसान नहीं बोल रहा। अब मैं किस सेंस में बोल रहा हूँ? यार स्नेहा, तू ये जो एनालिसिस करती है, चार्ट वगैरह देखती है, तो बेटा इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें जो तेरे मार्क्स आते हैं ना वो अकाउंट्स के, इको के, बिजनेस के सब मिक्स करके आते हैं। तो तू ऊपर पहले फिल्टर लगा दिया कर, अकाउंट्स के अलग देखा कर, इको के अलग देखा कर, और तेरे सीए फाउंडेशन के मार्क्स भी इसी में आ जाते हैं, और तूने 11 भी यहीं से पढ़ी है तो 11 के मार्क्स भी इसी में आ जाते हैं। तो ऐसे गचड़ बचड़ मत करा कर। तो ये क्या हुआ, दोनों में फर्क समझे। पहले मैं ये बोल रहा था एनालिसिस किया ही मत कर, इसमें प्रॉब्लम है। अब मैं कह रहा हूं नहीं, एनालिसिस में कुछ प्रॉब्लम्स है जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसमें जो लिमिटेशंस है वो बता रहा हूं कि इसके करने में क्या दिक्कतें आ सकती है। समझ रहे हो? पहली दिक्कत, एक एक अच्छे से पढ़ना। नंबर 1, लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस चैप्टर का क्या नाम है? अरे तेज बोलो। वेरी गुड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम एनालिसिस किसका कर रहे हैं? और अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट खुद ही पैरालिसिस में हो तो उसका एनालिसिस हो सकता है ढंग से? अब मैंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं खनक से, ठीक है। खनक ने कैसे बना के दिए हैं? सेल ले लिए डेबिट में, परचेज ले लिए क्रेडिट में, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस बन गया है, सैलरी जो पे करी है वो डेबिट की है, क्रेडिट में आ रही है। अनाप शनाप इसकी मर्जी में जैसे आया रील बनाते बनाते इसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिए, ठीक है। नाचते कूदते आराम से, हंसते खेलते, ठीक है। मैंने कहा, अब मैं भी अनपढ़, तो मैंने कहा भैया ये सही है ना कनक? हाँ ले जाओ, बढ़िया बनना। अब मैं एक सीए के पास लेके गया, उसने, मैंने कहा कि इसको रिव्यू कर दो। उसने कहा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है आपकी, इसमें कुछ चीजें गलत आ रही है। मैं कहा गलत हो ही नहीं सकते, ठीक है। मैंने इंडिया के सबसे बड़े सीए से बनवाए, तू तो जो बोला है वो कर, इसको रिव्यू कर ले। तो उसने कहा ये क्या गलत सुलत चीज को रिव्यू कर? अरे तू तो कर। तो आपने जैसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है एनालिसिस भी वैसा ही होगा, एनालिसिस भी। तो अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही गलत बनाए हैं, खर्चे जैसे दिखाने चाहिए थे नहीं दिखाए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लेना चाहिए था नहीं लिया, प्रीपेड एक्सपेंस लेना चाहिए था नहीं लिया। मैंने खनक को कहा, खनक मेरे पास 1 करोड़ की मशीन है, तूने इस पे डेप्रीसिएशन तो लगाया नहीं। आप सीए हो, मैं सीए हूँ। मैं कहा तू फिर फालतू बातें नहीं, जैसे बोला है वैसे करो। डेप्रीसिएशन में आप किसी को पैसे देते हो क्या? मैं कहा नहीं। फिर मैं सिर्फ कैश वाली चीजें लेती हूँ, आई बिलीव इन रोकड़ा, ठीक है। डेप्रीसिएशन वेप्रीसिएशन क्या होता है? तो फालतू की चीज है, तो इसे लिया ही नहीं। अब इसने जैसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है रिव्यू भी तो वैसा ही होगा। तो याद रखना, बोलो, इफ देयर इज एनी एरर और ओमिशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, or there is any lack of accuracy or lack of accounting principles in financial statement, then analysis would also be wrong. क्या ये बात समझा पा रहा हूँ मैं आपको? तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही गलत है खाना, तो एनालिसिस भी क्या होगा? गलत ही होगा। ये पहली प्रॉब्लम। तो अगर आपको एनालिसिस सही करना है तो पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बताओ। खर्चे डेबिट में आते हैं, डेबिट में लो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लो, प्रीपेड लो, ईच एंड एवरी चीज को क्या करो? कंसीडर करो। नेक्स्ट, नंबर 2, ये टिक करो, विंडो ड्रेसिंग। ये तो तुमने बहुत बार पढ़ा होगा।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लोग विंडो ड्रेसिंग करते हैं। क्या करते हैं? चीज़ों को बड़ा चला के दिखाते हैं। आज कितनी भी बड़ी कंपनी की बैलेंस शीट ले लो आप, वो एक्यूरेट नहीं होगी, उसमें कुछ ना कुछ बुकिश एंट्री पास करी होगी जिससे उन्हें वैसा दिखाया जा रहा है जैसे वो नहीं है। तो अगर आपके, फिर वही वाली बात आ गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने विंडो ड्रेसिंग कर रखी है, उसमें एसेट्स को ओवर वैल्यू कर रखा है, लायबिलिटी को अंडर वैल्यू कर रखा है, तो क्या आपका एनालिसिस सही होगा? नहीं होगा। ठीक है, एक बात बताओ आपको, आप शादी के लिए कपड़ा सिलाने गए, अब आपके कपड़े का मटेरियल ही खराब है, तो आपकी शेरवानी अच्छी सिल सकती है? सीधी सी बात है। आप कपड़ा ही थर्ड क्वालिटी का लेके गए हो, 100 रुपये मीटर का, 50 रुपये मीटर का, अब टेलर को बोल रहे हो मेरी फिटिंग बढ़िया लेना, एकदम शानदार, ठीक है, शादी है मेरी, तो जैसा कपड़ा है वैसे ही तो बना के देगा। कपड़ा ही घटिया क्वालिटी का था, उसने तो अपनी पूरी स्किल लगाई बेचारे ने, ठीक है, यहाँ से लिया वहाँ से, सारी चीज़ बराबर एक्यूरेट उसने बना के दी, ठीक है, और आप शादी में गए, उसको पहना, जरा सा हाथ ऊपर नीचे करा, फट गया, टेलर के माथे आ रहे हो, अबे जाहिर ये क्या बना के दिया है, शादी में इज्जत उछाल दी मेरी। तो उसने कहा 50 रुपये मीटर का कपड़ा लेके आए हो, जैसा कपड़ा होगा जेब से कपड़ा लगाऊंगा क्या, सिल सकता हूँ अच्छे में अच्छा, कपड़ा तो ढंग का लाओ, जैसा कपड़ा होगा वैसा सिल के दे दिया। तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 150 गलतियां है, तो एनालिसिस कहाँ से सही होगा? वो तो वैसा ही होगा जैसे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है क्या लिमिटेशन है? पहला, अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही खराबी है, आपने क्या कर रखी है? विंडो ड्रेसिंग। तीसरा भी टिक करो, इट डू नॉट रिफ्लेक्ट प्राइस लेवल, अंडरलाइन, इट डू नॉट रिफ्लेक्ट चेंज इन प्राइस लेवल। देखो, अगर मैं 11th क्लास की सेल को 5 साल पहले 11th क्लास की सेल कितनी थी उससे कंपेयर करूंगा तो मेरा एनालिसिस गलत होगा, क्योंकि 5 साल में इन्फ्लेशन भी बढ़ गया। तो मैं ये कहूँ कि 5 साल पहले मेरी 11th क्लास की सेल 8 लाख थी, 5 साल बाद मेरी 11th क्लास की सेल 15 लाख हो गई, वाह! अबे तो 5 साल में इन्फ्लेशन भी तो कितना बढ़ा है, उसको तो तुमने कंसीडर ही नहीं किया। तुम्हें एनालिसिस करना है बच्चों के हिसाब से करो। हम हमेशा बच्चों के हिसाब से करते हैं कि 10 बच्चा था, 20 बच्चा था, 100 बच्चा है, 50, फीस से कंपेयर नहीं करते। फीस तो 1000 रुपये, 500 रुपये हर सब्जेक्ट की बढ़नी है, जो बढ़नी है उसको क्या कंसीडर करो। अब आज मैं 12 साल पहले जब पढ़ाता था तो मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी अकाउंट्स की फीस 5000, 5500 थी 12th क्लास की, और आज वही फीस 12 तक पहुंची है। अब आप सोचो कि 12 साल मुझे पढ़ाते पढ़ाते हो गए, 12 साल में अगर 1000 रुपये भी बड़ी होती तो 15 से 12 जोड़ के 17 हो जाती या 18 हो जाती, नहीं हुई। तो मतलब इन्फ्लेशन कम था, या हमारे कॉमर्स के मार्केट में फीसें बढ़ी ही नहीं है उस स्पीड से जिस स्पीड से कहाँ बढ़ी है साइंस के मार्केट में। मैंने उस दिन भी कहा था कॉमर्स बहुत सस्ता है एज अ सब्जेक्ट, कॉमर्स में उतना पैसा नहीं है, वहाँ कॉलेज लाइफ में पैसा है, वहाँ पे भी कॉलेज में आप डोनेशन देते हो, फीस के तो पैसा नहीं है, वहाँ भी कम है, ठीक है। आप IIM से MBA करते हो वो एक अलग बात है, बट उसके अलावा आप IIM को हटा लो तो अच्छे से अच्छे कॉलेज में आप DU की फीस देख लो, पूछ लेना आपके जो सीनियर्स पढ़े हो। कॉमर्स एक बहुत अंडररेटेड स्ट्रीम है, इसमें पैसा नहीं है इतना। तो हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ, ये प्रूवन फैक्ट है, कॉमर्स में पैसा नहीं है इतना। कॉमर्स के टीचर को आपको कभी करोड़पति अरबपति नहीं देखा होगा आपने, बन भी नहीं सकता हो, ठीक है। यहाँ पे एक लिमिटेशन है, फीस का एक बार है, स्पेशली मिडिल क्लास लोग ज़्यादातर लेते हैं, और पढ़ने में भी जो एवरेज होते हैं वो लेते हैं। तो जैसा क्राउड होता है वैसा ही फीस रखना पड़ता है, ये सही बात है। तो यहाँ पे अगर आप 12 साल पहले मेरा रेवेन्यू कितना था आज कितना है, तो भैया 12 साल में तो प्राइसेस में कितना फ़र्क आ गया। तो आप एनालिसिस बच्चों के हिसाब से करो। मैं मेरे बिजनेस में कि 12 साल पहले 10 बच्चा था, 100 बच्चा है, ऐसे करो। ये मत करो कि 12 साल पहले 1 लाख का रेवेन्यू था, आज 12 लाख का हो गया। तो 12 लाख तो इन्फ्लेशन की वजह से हुआ है, बच्चे तो पहले भी 10 थे, अभी भी 10 है। क्या है बात, समझा पा रहा हूँ मैं आपको? तो एनालिसिस में एक प्रॉब्लम होती है कि ये प्राइस लेवल को कंसीडर नहीं करता। किसको कंसीडर नहीं करता? और वहाँ लिख लो, इसलिए हमें क्वांटिटी के हिसाब से एनालिसिस करना चाहिए, अमाउंट के हिसाब से नहीं। किसके हिसाब से करना चाहिए? क्वांटिटी के हिसाब से। किसके हिसाब से नहीं? और एक ये टिक कर लो, 4th और 5th, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी और पर्सनल एबिलिटी। सुनो, एनालिसिस करने में कई बार एक प्रॉब्लम आ जाती है कि हम लोग
डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करते हैं तो उससे फर्क आ जाता है। जैसे इधर बताओ मुझे, आपके डेप्रीसिएशन में दो मेथड है, एसएलएम भी है, डब्ल्यूडीवी भी है। अगर मान लो, सुनना बराबर से, आलिया भी टीचिंग में है, मैं भी टीचिंग में हूँ। आलिया डेप्रीसिएशन लगाती है एसएलएम से और मैं लगाता हूँ डब्ल्यूडीवी से, तो इसका तो हर साल डेप्रीसिएशन सेम आएगा और मेरा डेप्रीसिएशन हर साल अलग अलग आएगा। और अब हम एनालिसिस करेंगे तो उसमें वो डिफरेंस भी दिखेगा। तो देयर इज अ डिफरेंट इन अकाउंटिंग पॉलिसी विच लीड टू रॉन्ग कंक्लूजन, which may lead to because she is following WDV method, or sorry, she is following SLM method and I am following WDV method. So her depreciation would be constant for all years and my depreciation would reduce year by year, which lead to incorrect profit and which lead to incorrect conclusion. ये भी एक लिमिटेशन है। डिफरेंट अकाउंटिंग, हर एक ने नई बात बोली है, गचड़ बचड़ मत कर देना। और लास्ट बस, पर्सनल एबिलिटी एनालिसिस डिफर करता है पर्सन टू पर्सन। इंडिया में इतने सारे चार्टेड अकाउंटेंट हैं, आप किससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, किससे ये रिव्यू करवा रहे हो, फर्क पड़ेगा ना। अच्छा एक बात बताओ, आज कोटा में अकाउंट्स पढ़ाने वाले बहुत टीचर हैं, ठीक है, टीचर है ना, चलो कोटा में मत जाओ, तुमने 11th में मुर्सा सर से भी अकाउंट्स पढ़ी, मेरे से भी पढ़ी, हम तो एक ही कोचिंग में हैं, फिर भी क्या हम सेम हो सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है, अलग अलग ही रहेंगे। सबका अपना तरीका है, सब अपना उस तरीके से बताते हैं, ठीक है। हम लोग जब एक सब्जेक्ट एक ही कोचिंग में एक जैसा नहीं पढ़ सकते तो फिर इतनी सारी कोचिंगों में भी अकाउंट्स कैसे अलग अलग पढ़ाई जाती होगी। आप यहाँ पढ़ रहे हो, कुछ बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, कुछ कहाँ पढ़ रहे हैं, किसी को कहीं समझ में आ रहा है, किसी को कहीं समझ में आ रहा है। तो इसीलिए अकाउंट्स इज अफेक्टेड बाय पर्सनल एबिलिटी। अकाउंट्स आपकी पर्सनल एबिलिटी से प्रभावित होता है। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई अकाउंट्स को बहुत इजी तरीके से पढ़ाया जा सकता है लॉजिक्स के साथ। कुछ टीचर को ये लगता है, मेरे से कुछ टीचर बोलते भी है कि सर 11th 12th में आप लोग है ना बहुत ज़्यादा अंदर चले जाते हो, आपको है ना सीए में जाना चाहिए, वैसे 11th 12th में मत जाया करो। तो बहुत सारा बच्चा जो आपका पढ़ा हुआ होता है, वो मान लो 11th से हमारे यहाँ आता है या 12th से हमारे यहाँ सीए करने आता है या कुछ होता है, तो वो कहता है सर हमें ये चीज़ 12th में ही बता दी थी, तो आप क्या, उससे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। मैं कहा हो ही नहीं सकता, एक बच्चा लाया मेरे सामने, उसे वो चीज़ और अच्छे ढंग से समझ में आएगी, लॉजिक के साथ पढ़ते हैं, कोई अकाउंट डेबिट से क्यों खुला, क्रेडिट से क्यों बंद हुआ, इसमें वो कंफ्यूज क्यों होगा यार, अच्छी चीज़ है ये तो, आपको वहीं से बताते चलो। अरे यार 11th 12th में तो रटा के भी आराम से अकाउंट्स पढ़ाई जा सकती है, नहीं पढ़ाना हमें वैसा, नहीं समझ आता हमें, तो सबका अपना अपना तरीका है। आ जाती होगी किसी को रटा के समझ में, हमें तो नहीं आती, ठीक है। जब तक मैं ये ना बोलूँ कि ये अकाउंट को मैंने डेबिट क्यों किया है, एक्सपेंस से इसलिए किया है कि एसेट है इसलिए किया है, क्योंकि एसेट भी बढ़ती है तो क्या होती है, डेबिट, और एक्सपेंस भी क्या होते हैं, तब तक मैं पढ़ा ही नहीं सकता। और मैं चाहूँगा घर से सोच के भी आऊँगा कि ना बताऊँ ये चीज़, जल्दी जल्दी बता दूँ, तो भी मेरे अंदर से निकलेगी वो चीज़। तो इट इज़ अफेक्टेड बाय पर्सनल एबिलिटी एंड पर्सनल जजमेंट। अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसा बनाने वाला होगा वो उसको वैसे ही रिव्यू करेगा। सबकी अपनी अपनी एबिलिटी है, सबकी अपनी अपनी स्किल है। तो चलो 5 इसके नुकसान हैं। एक तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कपड़ा खराब है तो सिलाई भी खराब होगी, विंडो चेंज इन प्राइस है, फिर अकाउंटिंग पॉलिसी, डिफरेंट अकाउंटिंग, और इट इज अफेक्टेड बाय पर्सनल एबिलिटी। याद रखोगे, 3-4 पॉइंट आएंगे, चैप्टर आपका समाप्त हुआ। इसको एक बार एग्जाम में और देख लेना ये वीडियो को, कल नया चैप्टर शुरू करेंगे।